क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए एनपीओ बहुत ही खतरनाक चीज उन लोगों के दिमाग में बैठी हुई है जिन लोगों ने अब तक एनपीओ नहीं पढ़ा है। गाइस, एनपीओ कुछ भी नहीं है, एक बेसिक सा चैप्टर है जो कि आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो इस साल। हमेशा याद रखें, अगर क्वेश्चन है तो आंसर भी है, और कोई और कर सकता है तो आप भी जरूर कर सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा। आज बात करने वाले हैं भाई एनपीओ के कुछ टॉपिक्स से रिलेटेड। भाई एनपीओ पिछली वीडियो में अपन लोगों ने समझा था, ठीक है, ऑलरेडी अपन ने क्लास देख रखी है पूरी एनपीओ की। आज अपन बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो कि आपको दिक्कत देते हैं। यानी कि सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड की, उसके बाद देखेंगे कि पिछले साल की बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। इस साल की तो अच्छी बात है, पिछले साल की बैलेंस शीट किस तरीके से बनाई जाती है। तो ये दो कॉन्सेप्ट लेकर चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो एनपीओ। तो देखो, एनपीओ के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो है हमारी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे सब लोग डरते हैं। प्रैक्टिकल बात है, सब लोग डरते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों के दिमाग में डर बैठा हुआ है तो सब लोग डरेंगे। पर देखो, तीन चीजें आप लोगों को समझानी। सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, और थर्ड कहां पोस्टिंग होती है। ठीक है, फॉर्मूला निकालने के बाद मैंने ऐसे भी स्टूडेंट देखे कि सर हमने निकाल लिया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, पर अब इसका करें क्या, ये आएगा कहां पे, ये तो समझाओ हमें। तो ये तीनों चीजें आज अपन लेके आते हैं। देखो, किसी की भी अगर मटेरियल कंज्यूम निकालना हो तो बड़ा आसान तरीका है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या फॉर्मूला है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, हमें निकालना है कि इस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का मतलब कितना कंज्यूम हो गया, इस साल कितना कंज्यूम हो गया। ओपनिंग स्टॉक में शुरुआत में कितना था, कितना खरीद लिया, ओपनिंग स्टॉक था 5,000 रुपए, ठीक है, उसके बाद 1 लाख रुपए खरीद लिया, तो हमारे पास कंज्यूम करने के लिए 1,05,000 का सामान हो गया, जिसमें से अभी 10,000 का पड़ा हुआ है। तो सीधी सी बात है, हमने 95,000 कंज्यूम कर लिया। ठीक है, तो उसी तरीके से हमें सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड मींस कितना इस साल में हमने कंज्यूम कर लिया। इसका बेसिक फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज इट। अगर आपको क्वेश्चन में किसी का भी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम पूछ लिया जाए तो आप ओपनिंग स्टॉक पकड़ो, क्लोजिंग स्टॉक पकड़ो और परचेज पकड़ लो, और ये तीन चीज अगर आपको मिल जाती है उसकी, तो आपको इधर उधर कहीं भी नहीं देखना, कहीं भी नहीं देखना कि भैया क्रेडिटर है, अमाउंट पेड है, क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं देखना। आपको सिर्फ ये तीन चीजें ढूंढनी है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कभी क्वेश्चन में आपको इन तीनों चीजों में से कोई चीज नहीं मिलती है, सबसे ज्यादा मिलने के नहीं चांसेस होते हैं आपके परचेज की, ये नहीं मिलता, बाकी सब तो मिल जाता है। तो भाई दिक्कत ये आती है कि भैया अगर परचेज नहीं गिवन होता तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले ये देखो कि भैया अगर परचेज गिवन नहीं होगा तो क्या गिवन होगा। अगर परचेज गिवन नहीं हुआ तो आपको गिवन होगा अमाउंट पेड, अमाउंट पेड ही गिवन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इलस्ट्रेशन देखता हूं, उसमें क्या लैंग्वेज उसके अंदर सब चीजें एक्सप्लेन्ड है। तो अगर पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी, पेमेंट मेड, अगर आपको परचेज गिवन नहीं होगा तो आपको क्या गिवन होगा, पेमेंट मेड। ठीक है, फॉर द ईयर, पूरे साल में कितनी पेमेंट आपने स्टेशनरी के लिए कर दी, ये चीज गिवन होगी। तो सबसे पहली चीज, जब भी आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम पूछे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आ गया। अगर ये चीजें नहीं मिलती हैं तो क्या करना है, तो आपको क्या ढूंढना है, ओपनिंग स्टॉक, पेमेंट मेड फॉर और क्लोजिंग स्टॉक। अब समझ इस चीज को। जैसे एक मैं इलस्ट्रेशन बताता हूं आप लोगों को, इसमें लिखा हुआ है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2017 इज 15,000 रुपए। शुरुआत में 15,000 रुपए का स्टॉक था। पेमेंट मेड फॉर द स्टेशनरी 54,000, पूरे साल में 54,000 रुपए इसकी पेमेंट करी है मैंने। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक है 2,500, क्लोजिंग स्टॉक 2,500। तो देखो, ओपनिंग स्टॉक 15,000 रुपए, जो पेमेंट करी आपने तो उसका तो स्टॉक में जुड़ गया। ठीक है, और बचा कितना, 2,500 रुपए। ये कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, अगर आपको परचेज नहीं गिवन होती तो आप ये देखते हैं कि भैया पेमेंट मेड फॉर द ईयर है या नहीं है। अब समझो, इतना अगर होता तो कोई दिक्कत नहीं होता। इसके अलावा एक चीज और बोलती जाती है, क्या, वो क्वेश्चन मैं आपको करके बताऊंगा ताकि आप लोग समझ जाओ प्रॉपरली। तो वो क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, कहां गया भाई, है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है,
स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल, ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, इसकी वापस ये करा रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में सब कुछ है यार, इस क्वेश्चन में सब मिल जाता है, इसलिए किसी और क्वेश्चन को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल इज 30,000, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है कितना, 30,000 रुपए का, ठीक है। क्रेडिटर्स ऑन 1 अप्रैल यानी ओपनिंग क्रेडिटर्स 20,000 रुपए के, ठीक है। अमाउंट पेड, पूरे साल आपने कितना अमाउंट पे करा, 1,08,000 रुपए, ठीक है जी, ठीक है। स्टॉक फॉर द ऑन 31 मार्च 2018 यानी कि क्लोजिंग स्टॉक 5,000 रुपए। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी यानी कि क्लोजिंग क्रेडिटर 13,000। अब आपको यहां से निकालना है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी कॉस्ट ऑफ क्या है, ये स्टेशनरी ना, हाँ, कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम। पहली चीज देखो, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, आपको बस इतना याद रखना है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम इस साल कितना कंज्यूम हुआ, तो जो इस साल आपके कंजम्पशन को, मतलब आपके स्टॉक को बढ़ाता है उसको हटा दो, और इस साल के एंड में जो छोड़ जाता है उसको खत्म कर दो, पिछले साल क्या तो हटा दो, ठीक है। देखो अपना बेसिक फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक परचेजेज या नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक, ये तो आपका बेसिक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब समझो, पूरे साल जितना अमाउंट आपने पे करा वो अपन जोड़ते हैं, क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि उससे आपका स्टॉक आया, तो यहां पे आपने अमाउंट पेड जो है वो जोड़ दिया, ठीक है। अब बात आती है कि सर क्या ये क्रेडिटर जो है ये कहीं काम आएंगे, अब इन क्रेडिटर का तात्पर्य समझो, इन क्रेडिटर का मतलब समझो। क्रेडिटर का मतलब उधार का सामान अगर आपने लिया तो क्रेडिटर बन जाते हैं, तो इट इज पॉसिबल कि आपने जो अमाउंट पे किया 1,08,000, जरूरी थोड़ा है कि सब कुछ आपने कैश में परचेज किया हो, आप उधार में भी परचेज करते हैं, तो जब आप उधार में परचेज करते हैं तो वो आपके क्रेडिटर्स बन जाते हैं, इधर ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर्स बन जाते हैं, सीधी सी बात है। तो देखो क्रेडिटर्स का काम इसलिए आता है क्योंकि अगर आप क्रेडिट परचेज करते हैं तो वो ऑलरेडी क्रेडिटर में दिखाए जाएंगे, यहां अगर आपको क्रेडिटर नहीं गिवन होते ओपनिंग और क्लोजिंग, तो हम ये मानते हैं कि आपने सारा का सारा जो है वो कैश परचेज किया है, इसलिए अपन ने इससे पहले वाले में ओपनिंग स्टॉक प्लस अमाउंट पेड माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर दिया था, क्योंकि वहां क्रेडिटर का कोई नामो निशान नहीं था। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वी हैव क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर है अपने ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर, तो हमें इन दोनों का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो बड़ा आसान है। ओपनिंग मतलब 1 अप्रैल 2017 और क्लोजिंग मतलब 31 मार्च 2018। आप 31 मार्च 2018 को काम कर रहे हो, ध्यान समझना। ओपनिंग क्रेडिटर 1 अप्रैल 2017 को आपने बिजनेस में कदम रखा और आपको दिखते हैं पीछे लेने वाले लेनदार, वो मांग रहे भैया 15,000 रुपए निकाल, तो वो कौन से साल के होंगे, आपने अभी नया साल चालू हुआ है, 1 अप्रैल 2017 हुआ है चालू, आपने एक बिजनेस में कदम रखा और आपके पास लेनदार आ गए, सर हमारे पैसे दो, तो वो कौन से साल के होंगे, पिछले साल के होंगे, तो पिछले साल के कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में काउंट किए जाएंगे, तो इसलिए हम उन ओपनिंग क्रेडिटर्स को माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि वो पिछले साल खत्म हो गया, पूरा साल खत्म हो गया। 31 मार्च 2018 आप गेट बंद कर रहे हो, लेने वाले खड़े सर लाओ, तो वो कौन से साल के होंगे, आप गेट बंद भी कर रहे हो, साल की आखिरी तारीख है, तो भाई वो इसी साल के होंगे, साल के हो सकता है भाई पिछले से पिछले साल के हो, पर हमने जब पिछले साल के हटा दिए ऑलरेडी, तो वो तो बचे नहीं, क्योंकि वो तो हमने माइनस कर दी, ठीक है। तो इस साल के क्रेडिटर हो जाएंगे आपके क्लोजिंग क्रेडिटर, और जो अभी मांग रहे हैं उन्होंने आपको इस साल सामान दिया होगा, तो इसलिए हम क्लोजिंग क्रेडिटर को यहां पे जोड़ देंगे, क्लोजिंग क्रेडिटर 13,000। समझ में आ गया, पक्की बात है। लेट्स काउंट, हाँ जी कितना है, 20 और 25 और 30 था ना, तो 5,000 हटा दो, बाकी सब जोड़ देते हैं। 1,18,000 और ये कितना हो गया 18, इसको 5 और कर देता हूं, मैं एडिशन करके बता रहा हूं आपको, ठीक है। ये मान लो ये हो गया 8, एडिशन कर रहा हूं, 8 और 8 16, 1,26,000, ये 13 ही है, मैं टोटल करके बता रहा हूं घंटा, ठीक है। तो 1,20,000 वुड बी स्टॉक ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। समझ में आ गया, आसान था, सिंपल था।
आपको लॉजिक, देखो लॉजिक लगाना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। विदाउट लॉजिक कोई काम नहीं करना, और लॉजिक लगा लोगे तो कोई और लॉजिक लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो इसमें एक चीज और सोच लेते हैं, ये तो समझ में आ गया। अगर इसमें एक चीज और होती, एडवांस पेड, एडवांस पेड करा नहीं रहा तो समझा रहा हूं ताकि नया क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं पड़े, इतना तो है। मान लो यहां होता, ये तो समझ में आ गया। अब इसको बताऊंगा पोस्टिंग का नहीं। मान लो लिखा हुआ है आपको क्वेश्चन में एडवांस पेड ऑन 1 अप्रैल 2017 10,000 रुपए, एडवांस पेड ऑन 31 मार्च 2018 20,000। अब क्या करते, ये तो है ही, ये भी है। अब बताओ इनका क्या एडजस्टमेंट होता है, ये समझाओ मुझे। देखो सारे कॉन्सेप्ट देख लिया करो, बड़ा आसान होता है जब आप आपको सामने समझाने वाला है और आपको प्रैक्टिकल समझा रहा हूं। एडवांस पेड ऑन 1 अप्रैल, आपने पहली तारीख को दुकान खोली और आपने किसी को जेब में से पैसे निकाल के दिए, भैया ये ले, तो इस साल के लिए होंगे एडवांस, मतलब आगे वाले टाइम के लिए। तो अगर आपने इस साल की स्टार्टिंग में दिए थे पैसे एडवांस, तो वो इसी साल के लिए होंगे, इस साल जो चल रहा है पूरा का पूरा। तो यानी कि एडवांस पेड इज फॉर दिस ईयर, ओपनिंग एडवांस। पिछले साल जो एडवांस दिया था वो इस साल के लिए था, इस साल जो एडवांस दोगे वो अगले साल दोगे। एडवांस का मतलब क्या है, आगे वाले टाइम के लिए देना। तो पिछले साल जो आपने एडवांस दिया था, यानी कि इस साल की शुरुआत में पहली तारीख को जो आपने एडवांस दिया, वो इस पूरे ईयर में 1 अप्रैल 2017 को अगर आपने एडवांस दिया है, किराया दिया है 1 अप्रैल 2017 को, तो वो मई जून जुलाई का ही होगा, ठीक है। एडवांस पिछला तो नहीं होता, उसको आउटस्टैंडिंग कहते हैं। तो अगर पिछले साल की यानी कि ओपनिंग एडवांस है, स्टार्टिंग में एडवांस है, तो इसी साल के लिए होगा, इसलिए वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा 10,000 रुपए, ठीक है। साल की एंडिंग में 31 मार्च आज आप दुकान बंद कर रहे हो, आज आप किसी को एडवांस देते हो, दैट इज फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे माइनस हो जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई, ठीक है। तो समझाने के लिए बता रहा हूं। तो भाई समझना, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको कोई घबराने की बात नहीं है, बड़ा आराम से कर लो। 2 पॉइंट हो गए, फॉर्मूला समझा दिया, आपकी बाकी सब चीजें समझा दी, लॉजिक समझा दिया, लास्ट पोस्टिंग काउंटिंग। पोस्टिंग में इंपॉर्टेंट चीज पोस्टिंग काउंटिंग। तो देखो 2 चीजें, क्लोजिंग स्टॉक आपकी बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, एसेट साइड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम इज योर एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड दिखाया जाएगा। क्रेडिटर्स आ जाते हैं तो क्लोजिंग क्रेडिटर विल बी इन द बैलेंस शीट, कहां पे, लायबिलिटीज। ये 3 जगह आपकी पोस्टिंग होती है। क्या क्या, एक्सपेंडिचर साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, स्टॉक ऑफ मटेरियल कंज्यूम एक्सपेंडिचर साइड में दिखाया जाएगा। बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड आपका क्लोजिंग स्टॉक दिखाया जाएगा, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, ठीक है। और क्रेडिटर है तो क्लोजिंग क्रेडिटर, मतलब इस साल के क्रेडिटर जो है वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाए जाएंगे। समझ में आ गई। ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम से रिलेटेड है और आप लोगों को समझना बड़ा जरूरी है, ठीक है। क्योंकि ये नहीं समझते ना, इनको हवा में ले जाते हो तो आपके नंबर कट जाएंगे। अगर आप क्लास 12th बोर्ड में हो और ये बात आपको समझनी चाहिए, एक एक नंबर आप लोगों के लिए आवश्यक है, एक एक क्या आधा नंबर भी बहुत जरूरी है। तो वो मौका मत छोड़ो, समय रहता है ना, अभी आप लोगों के पास समय है कि आप तैयारी कर लो। अभी अगर तैयारी नहीं करोगे तो बाद में सोचोगे कि मैंने तब तैयारी क्यों नहीं करी, मैं तब क्यों रह गया आलस में। सुबह 5 बजे उठने वाला बंदा और सुबह 8 बजे उठने वाले बंदे में क्या फर्क है। सुबह 5 बजे उठने वाला बंदा अगर 8 बजे उठते तो भी उसकी दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ना, तो फर्क इतना पड़ रहा है जो 3 घंटे उसने काम कर लिया वो 8 बजे वाला नहीं कर पाया। सिंपल सी बात है। तो खुद सोच के देखो, जिस समय आप सो रहे हो उस समय कोई और बच्चा पढ़ाई कर रहा है, जिस समय आप खेल रहे हो शायद उस समय कोई और बच्चा पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं डिप्रेस करने की बात नहीं कर रहा। अब अगर आप फरवरी में हो और जनवरी की एंड में हो, फरवरी में हो, क्लास 12th में हो, तो अभी आपकी जिम्मेदारी भी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और आपका हक भी है कि आप पढ़ाई करो, ठीक है। सबको छोड़ो, सब कोई नाते रिश्ता शादी वादी सब होती रहेंगी, सब हो जाएगा। जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज राइट नाउ, ठीक है। स्टडीज पे फोकस दो। अगर मैं आपके लोगों के लिए रोज की 3 वीडियो बना के अपलोड करता हूं, 3 से 4 वीडियो एक यूजीसी की बना देता हूं, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि रिस्पॉन्स लाओ और इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाई करो कि यार हमें भी खुशी हो जाए कि ठीक है यार हमने सबको समझाया। मैं देखो एक सीधी सी बात, छोटी सी बात बताऊं आप लोगों को, समय है, बता कल बताऊं आज, चलो आज बता दे, बात ही कर लेते हैं। तो एक बात बताओ, क्या मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो नहीं ला सकता कि 90% लाओ, 95% लाओ, 80% लाओ, 90% लाओ? मैं ला सकता हूं। किसी भी एक इंडिविजुअल को, 2 इंडिविजुअल को मैं पकड़ता नहीं हूं, मैं प्रैक्टिकल आप लोगों को सीधी बात करता हूं। फॉर मी यू आर माय यंगर ब्रदर्स, दैट इज इट, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात समझो मेरे को, मैं भी ला सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि उस पर व्यूज भी अच्छा आते हैं, मेरे को पता है, ठीक है। आप देख लो, आ जाते हैं यार, आप लोग भी देखने में इंटरेस्टेड है तो हम भी देखने में इंटरेस्टेड है।
पर मैं उन वीडियो में ज्यादा फोकस नहीं करता हूं, क्योंकि देखो मेरा काम सिंपल सा है। मैं अगर अपने छोटे भाई को पढ़ा रहा हूं तो नेतागिरी बाद में करूंगा, पहले पढ़ाऊंगा नेतागिरी बाद में करूंगा, समय बचेगा तो। ठीक है, तो यही चीज मैं आप लोगों को भी अप्लाई करता हूं कि भैया मैं पढ़ाने आया हूं तो मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा, नेतागिरी इधर उधर आगे पीछे ऊपर नीचे सब बात, सब कुछ बात। ठीक है, जो मेरा काम है मैं कर रहा हूं, आपके लिए आपका काम है कि आप लोगों को करना है। ठीक है, चलिए इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी आ जाते हैं अपन इसके लास्ट की बैलेंस शीट में। पिछले कुछ दिनों में हमने ये पाया कि भाई लोग एनपीओ तक चिल्ला रहे हैं, तो एनपीओ में दिक्कत कहां आ रही है? सब कुछ तो समझा नहीं आता, फिर दिक्कत कहां आ रही है? तो भाई दिक्कत अल्टीमेटली एक ही जगह हमें मिली, और वो दिक्कत थी आपके बैलेंस शीट फॉर्मेशन में। बैलेंस शीट कौन सी वाली? बैलेंस शीट वो वाली नहीं जो हम समझ रहे हैं, बैलेंस शीट वो वाली जो हम नहीं समझ रहे। यानी कि अगर आप अपनी किताबें उठाओगे तो किताबों के लास्ट के क्वेश्चन में आओ जाए, जो भी किताब है आपके पास, कोई भी एक कोई सी भी किताब, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, लास्ट के क्वेश्चन में आ जाओ, लास्ट के किसी भी क्वेश्चन में आ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लास्ट के क्वेश्चन में आपको एक चीज मिलेगी, क्या? कि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक साल का गिवन है, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस सब कुछ गिवन है। ठीक है, पर आप इसकी बैलेंस शीट नहीं बना सकते, क्योंकि बैलेंस शीट में आपको चाहिए कैपिटल फंड। अब वो कैपिटल फंड आपको कहीं नहीं मिल रहा। पूरे क्वेश्चन में छान मारो, कहीं भी अगर आपको कैपिटल फंड मिल जाता है तो मुझे बता देना। हाँ जी, मिलता है कि नहीं? बोलो। कहीं नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिलता, मेरे को भी नहीं मिला, है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? तो भाई दिक्कत ये आती है कि हम कंफ्यूज हो गए कि सब बैलेंस शीट बन गई, सब कुछ बन गया, बट अब कैपिटल फंड कहां से ढूंढे? तो भाई इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। वो छोटा सा काम ये है कि आपको अपने क्वेश्चन में पिछले साल की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। अगर आप लोगों के पास किताब है तो कोई सी भी एक किताब खोलो और आ जाओ इलस्ट्रेशन पे। मैं इलस्ट्रेशन करा नहीं रहा हूं, ठीक है, और मैं इलस्ट्रेशन पे वो भी नहीं रखता कि भाई इलस्ट्रेशन ही करो, मैं कभी बोलता ही नहीं इलस्ट्रेशन करने को। मैं आप लोगों को इलस्ट्रेशन कोई बताता हूं कि भैया ये वाला देखो, वो इसलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट भी होता है, अच्छा भी है, और आपको कोई नया कॉन्सेप्ट भी सिखाता है। ठीक है, तो भाई निर्भर अभी टीएस ग्रेवाल मेरे हाथ में है, आप लोगों का कोई सी भी किताब हो, इलस्ट्रेशन आखिरी इलस्ट्रेशन पे आ जाओ। ठीक है, वहां सब कुछ करने के बाद उसकी वर्किंग नोट में देखो, वर्किंग नोट में आपको बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2017 या बैलेंस शीट पिछले साल की बनाई हुई दिखेगी। वो बैलेंस शीट क्यों बनाई गई है? वो बैलेंस शीट सिर्फ इसलिए बनाई गई है ताकि आप लोगों को मिल जाए कैपिटल फंड। यानी कि आपको क्वेश्चन गिवन होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, आपको बनाना है या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यहां बनानी है बैलेंस शीट 2018 की, यानी कि जिस भी साल पे आपको, उसके बाद बनाना है एक वर्किंग नोट जिसमें आप बनाओगे बैलेंस शीट पिछले साल की। ठीक है, 2017 मान लो, पिछले साल। ठीक है, पिछले साल की बैलेंस शीट जैसे आप रिवैल्यूएशन में और जैसे बाकी जो बनाते थे ना अपन, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म 1 बनाई थी अपन में, क्या कि एक तरफ लिखे सारे कैपिटल वाले, एक तरफ लायबिलिटी वाले, जो बैलेंस आया वो कैपिटल का हो जाएगा, या जो बैलेंस आया वो ऑटोमेटिकली उनका एसेट्स का हो गया। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, मैं ये नहीं कह रहा क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा कि भैया 2017 का इतना है, 2017 का फर्नीचर इतना है, 2017 का कैश इतना है, 2017 की ये चीजें इतनी है, आपको ये लिखनी है। अभी समझ रहे हैं, इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट है। 2017 के क्रेडिटर्स इतने, ठीक है, फिर आप जब बैलेंस निकालोगे ना तो बैलेंस मैच नहीं करेगा, तो जो इसका बैलेंस आएगा वो आपका कैपिटल फंड होगा। इस तरीके से आपको ये करना है। ठीक है, अब इनकी कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपको यहां समझाना चाहता हूं, जो कि बहुत जरूरी है, जिसके बिना आप नहीं कर सकते, आप फंस जाओगे, 100% फंस जाओगे। मैंने कहा यार ये क्या है, फिर मैंने कहा अच्छा ये तो ये है, और ये तो अलग से बताना जरूरी है आप लोगों को, क्योंकि आप नहीं समझ पाओगे ऐसे। ठीक है, समझ रहे इस चीज को, ये चीजें मिल तो जाएंगी, पर इन चीजों को कहां ढूंढना है वो समझ। अगर आप अपने किसी भी क्वेश्चन की, किसी भी एग्जांपल के कहीं में भी जाके कोई सा भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट खोल लो, उस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की जहां शुरुआत होती है तो वो शुरुआत होती है टू बैलेंस बीडी कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, टू बैलेंस बीडी कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट से। तो मैंने एनपीओ की शुरुआत में ही बताया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो आप लोगों का बनता है उसमें स्टार्टिंग टू कैश बाय कैश से होती है और एंडिंग भी टू कैश बाय कैश से होती है। ये पिछले साल का, ये इस साल का। तो सबसे पहली बात, पिछले साल की बैलेंस शीट जो होगी उसका कैश अकाउंट या उसका बैंक अकाउंट आपको यहां से मिलेगा। फर्नीचर क्वेश्चन में मिल जाएगा सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई और एसेट होगा क्वेश्चन में मिल जाएगा, 2017 का ही एसेट दिखता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्रेडिटर भी मिल जाएंगे बहुत आराम से। हम कैश को एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में भी दिखता ही नहीं है।
पर वो होता है क्वेश्चन में, कहा होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की जो स्टार्टिंग बैलेंस है वो आपका पिछले साल की बैलेंस शीट का कैश और बैंक अकाउंट होगा। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज? पहली इंपॉर्टेंट चीज ये बता दी मैंने, समझ गया? आगे पक्की बात है, पहली चीज। दूसरी चीज वो ये है कि हम कुछ चीजें ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें बड़ी एक अच्छी चीज मुझे इस इलस्ट्रेशन में लगी दिखने वाली, कहां गई? इसमें नीचे दूसरे में थी यार, कहां गई? चलो कोई बात नहीं, जैसे मैं बता देता हूं। क्वेश्चन में नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें लिखा हुआ था ओपनिंग स्टॉक ऑफ पंप, कोई पंप की या कोई ऐसी कोई मशीन थी, ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2018, ठीक है, 2017, वह 10,000 रुपए। अब अगर व्यक्ति में थोड़ी सी समझ होगी तो वो उसको कर लेगा, पर अगर हम छोड़ देते तो छोड़ ही देते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो बैलेंस शीट बना रहे हैं वो 31 मार्च 2017 की बना रहे हैं। आपका जो स्टॉक देख रखा है ओपनिंग स्टॉक वो दे रखा है 1 अप्रैल 2017, तो आप बोलोगे सर ये तो अगली तारीख का है, तो इसको तो हम लिखेंगे नहीं इस बैलेंस शीट में, हम तो 2018 की बैलेंस शीट में लिखेंगे। जी नहीं, सबसे बड़ी गलती, जी नहीं। दूसरी चीज, एक तो कैश वाली चीज होगी, दूसरी चीज सुनना, ओपनिंग स्टॉक इस साल का यानी कि पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक। तो भाई अगर आपको इस साल का ओपनिंग स्टॉक कुछ दिखा रखा है मतलब वो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है, तो यहां आप बैलेंस शीट में पंप के नाम से वो 10,000 रुपए भी लिखेंगे। दूसरी चीज समझ में आ गई? दो चीजें समझे। सबसे पहले क्या, एक तो कैश से रिलेटेड की पिछले साल का कैश का ढूंढना है, दूसरी चीज पिछले साल की कोई चीज अगर आपको ढूंढनी है तो वो देख लो कि ओपनिंग स्टॉक का गिवन है क्या। ठीक है, इस साल का ओपनिंग मतलब पिछले साल का क्लोजिंग, दो चीजें हो गई। ठीक है, तीसरी चीज और सबसे लास्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ये अच्छा बताओ आप क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें ये मिल जाए, क्या मिल जाए? कैपिटल फंड, यानी कैपिटल मिल जाए, ताकि इस साल की बैलेंस शीट में कैपिटल फंड के नाम से आप अंदर लिखे और उसमें ही सारे एडजस्टमेंट कर दें। ठीक है, इनकम है तो रिसिप्ट है तो रिसिप्ट कर दिया, बाकी सारी चीजें कर दी और तो अपन निकाल दिया। अगर क्वेश्चन में आपको कैपिटल फंड गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं, तो आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। पर अगर क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं गिवन है तो आपको वो निकालने के लिए पिछले साल की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब समझना इस चीज को। ये दो चीजें मैंने बता दी। पहली क्या, कैश कहां से ढूंढना है, बैंक का बैलेंस कहां से ढूंढना है। दूसरी चीज क्या कि अगर इस साल का कोई ओपनिंग स्टॉक है तो पिछले साल का क्लोजिंग है तो उसको डालो। थर्ड एंड एक ऐसी चीज जो कि शायद ध्यान में भी नहीं आती, वो कौन सी चीज है? वो चीज मैं आपको एक सेकंड, मैंने कहीं देखी थी वो चीज, मैं आपको उसका लाइव एग्जांपल, लाइव को क्या एग्जांपल दिखाता हूं। हाँ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 7% फॉर फुल ईयर इज 70,000। अब ये बड़ी भयंकर चीज है। आपको इस साल का जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ना, जहां 2 कैश बाय कैश से स्टार्टिंग और इस साल की सारी चीजें लिखी हुई है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर बैलेंस शीट बनाने में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से सिर्फ कैश उसके आता है, आ गया, बाकी सारी चीज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपने डिस्क्रिप्शन में से पेज दी। अब एक छुपा रुस्तम ऐसा होगा जो आपके आंसर की पूरी 12 बजा डालेगा। वो चीज होती है किसी के ऊपर भी मिलने वाला इंटरेस्ट, किसी भी चीज के ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट, जनरली इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट होता है। अब वो कैसे 12 बजाता है वो समझना, और वो कहां लिखते हैं ये सोचना। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 7% फॉर फुल ईयर इज इक्वल टू 70,000। पहली चीज ये यहां मिल जाएगी आपको, अगर मिलती है तो, नहीं मिलती तो कोई दिक्कत नहीं। अब समझना, आपने पूरा क्वेश्चन छान मारा, आपको पूरे क्वेश्चन में पिछले साल का इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। मिल जाता तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट लिख लो। अगर आपको पिछले साल के क्वेश्चन के अंदर जो नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें पिछले साल का इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं मिला तो हम उस इन्वेस्टमेंट को लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में भूत तो है नहीं कि हम लिखें इन्वेस्टमेंट है। कोई भी नहीं लिखता, मैं भी नहीं लिखूंगा। बट एक बार रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को छान मारो कि उसमें कोई ब्याज गिवन है क्या। तो भाई हमारा जो क्वेश्चन मैंने भी ऐसे ही उठाया है उसमें लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एट द रेट 7% फॉर फुल ईयर इज 70,000, कि पिछले मतलब इस साल आपको ब्याज मिला है इन्वेस्टमेंट के ऊपर 70,000 रुपए का।
तो सीधी सी बात है कि अगर आपको ब्याज मिला है तो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, तभी आपको ब्याज मिला है। ब्याज कब मिलेगा? जब आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। अब समझ रहे हैं इस चीज को? अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो वो कहां है? आपको पूरे क्वेश्चन में छानने के बाद इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं मिलने वाली, फिर क्या करें? तो अगर पूरा क्वेश्चन छानने के बाद आपको इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता तो आपको इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ेगा बाय इंटरेस्ट ओनली। कैसे? समझो, तरीका समझा रहा हूं। किसी भी चीज पे जब 7% ब्याज लगाया तो उससे मुझे मिला 70,000 रुपए। ये कह रहा है कि 7% ब्याज जो है 70,000 रुपए। तो उस चीज को निकालने का तरीका, इधर जाएगा इक्वल टू के इधर, तो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई। हो गया उल्टा। आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लेके इसको लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए लिखा। ये कितना हो गया? 10 लाख रुपए। तो यहां पे आप इन्वेस्टमेंट लिख देंगे कितना? 10 लाख रुपए। अब आप क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हैं। तो भाई पिछले साल का कैपिटल फंड निकालने में कोई दिक्कत नहीं आती। आपको क्वेश्चन में सब कुछ गिवन होगा, बैलेंस शीट के अंदर आप सब चीजें यहां लिख के निकाल सकते हैं। पर 3 ही ऐसी चीजें थी जो कि शायद आप भूल जाएंगे और आप एंड तक सोचते रह जाएंगे कि सर मेरा आंसर क्यों नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपने वो 3 चीजें छोड़ दी थी। कौन कौन सी? पहली चीज कैश, दूसरी चीज इस साल का ओपनिंग स्टॉक अगर कहीं गिवन है तो वो, और तीसरी और सबसे ज्यादा छुपाने वाली चीज कि इस साल के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गिवन है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। पर क्वेश्चन में, यानी कि पिछले साल ऐसा आपको क्वेश्चन में कहीं नहीं दिखा रहा कि 2017 की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट भी है कि नहीं। तो आपको इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय यूजिंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। कैसे करा? किसी भी चीज पे 7%, आपने बोला 7% ब्याज लगाने के बाद 70,000 है, तो किसी भी चीज पे 7% ब्याज लगाया तो 70,000, यानी कि वो चीज 70,000 इंटू इसका उल्टा कर दो 100/7 इक्वल्स टू 10 लाख रुपए। समझ में आ गई ये चीज? पक्की बात है। तो ये 3 चीजें मेरे को आपको बतानी थी जो कि आपके शायद क्वेश्चन को बहुत हद तक सही कर देंगे। ठीक है भाई, रिवीजन में मैं नहीं चाहता कि मैं वही सारे टॉपिक वापस से आपको टिका दूं यार। ठीक है, मैं कुछ ऐसा बताना चाहता हूं कि आपकी गलतियां सुधर जाए। और वो गलतियां मैंने कई सारे स्टूडेंट्स देखे और वो सब में से जो कॉमन गलती निकली वो यही थी। ठीक है, कि भाई इस चीज के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। ठीक है जी, तो चलिए मेरे हिसाब से मैंने आपको इस एनपीओ से रिलेटेड पूरा कोर्स तो ऑलरेडी अपन कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में देख लेना। ठीक है, रिवीजन के लिए जो जो टॉपिक आपकी गलतियां बनाते थे उन टॉपिक्स को मैंने यहां सुधार दिया। और जो लोग सीरियसली हमारी रिवीजन सीरीज से पढ़ रहे हैं वो 110% बोलेंगे कि सर सही में फायदा हुआ। और जिनको फायदा हो लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को। ठीक है, चलिए गाइस, अब टेंशन आप लोगों की बढ़ती जा रही है कि बोर्ड आते जा रहे हैं, मेरी भी टेंशन बढ़ रही है। आप देख सकते हो मेरी हालत भी थोड़ी सी डाउन है आज की वीडियो में। क्यों? क्योंकि भाई यार रेगुलर बैक टू बैक 3-4 वीडियो रोज की बन रही है, तो थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाता है और काफी सारी टेंशन भी हो जाती है। ठीक है, तो चलिए आपसे कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक को लेकर, नए कॉन्सेप्ट को लेकर। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग अकाउंट्स अड्डा। डोंट फॉरगेट टू शेयर आवर रिवीजन सीरीज। सबको बता दो भाई, जितने भी आपके दोस्त यार हैं सबको कहो पढ़ो यार, अब पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ ना करा रहे शॉर्टकट, ना करा रहे कुछ कटकट, हम यहाँ पे आप लोगों को रिवाइज करा रहे हैं और वो गलतियां बता रहे हैं जो कि आप अपने एग्जाम में कर सकते हैं। तो चलिए आपसे कल मिलेंगे। टिल देन कीप ऑन वाचिंग अकाउंट्स अड्डा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।